नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटकर एक ऐसे दौर में चलने वाले हैं जिसने भारत की पूरी पहचान, संस्कृति, समाज, सब कुछ की नींव रखी। जी हां, हम बात कर रहे हैं वैदिक काल की। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं एक बहुत बड़ी पहेली से। एक ऐसा सवाल जिसने यकीन मानिए सदियों से इतिहासकारों को उलझा कर रखा है। देखिए, वैदिक काल को ठीक से समझना है ना, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि उससे पहले क्या था। मतलब जब सिंधु घाटी जैसी इतनी बड़ी, इतनी विकसित सभ्यता खत्म हो रही थी, तो उसके बाद जो एक खालीपन आया, उसे आखिर भरा किसने? कौन लोग थे वो? तो हुआ ये कि जब सिंधु घाटी की वो शानदार शहरी सभ्यता धीरे धीरे खत्म हो गई, तो उसकी जगह एक बिल्कुल नई, एक तरह से कहें तो ग्रामीण संस्कृति ने जन्म लेना शुरू किया। और इस संस्कृति को बसाने वाले लोग कहलाए आर्य। ये जो शब्द है आर्य, इसका संस्कृत में मतलब होता है श्रेष्ठ या कुलीन। और कमाल की बात यह है कि इन्हीं लोगों ने एक ऐसी सभ्यता की नींव रखी जो कोई 10-20 साल नहीं, बल्कि करीब करीब 900 सालों तक चली। और इसने आने वाले भारत का पूरा नक्शा ही तैयार कर दिया। तो ठीक है, अब इस लंबे सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं, यानी ऋग्वेदिक काल। ये दौर था लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व का। इस समय की जिंदगी कैसी थी? वैल बहुत ही सीधी सादी थी। लोग कबीलों में रहते थे, जिन्हें जन कहा जाता था। राजा होता तो था, पर उसकी ताकत बहुत ज्यादा नहीं थी। मतलब वो अपनी मनमानी नहीं कर सकता था। पैसे वैसे का चलन था नहीं, तो सारा काम चीजों की अदला बदली से होता था, जिसे हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। लोग ज्यादातर कुदरती ताकतों की पूजा करते थे, जैसे इंद्र देवता, अग्नि देवता। और हाँ, एक चीज बहुत अहम थी, गाय। उसे सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि धन और पवित्रता का प्रतीक माना जाता था। लेकिन इस दौर की जो सबसे सबसे दिलचस्प बात थी, वो थी वर्ण व्यवस्था। सोचकर देखिए, एक ऐसा समाज जहां किसी की पहचान उसके जन्म से तय नहीं होती थी, बल्कि उसके काम से, उसके प्रोफेशन से तय होती थी। मतलब जो जैसा काम करता, वैसा उसका वर्ण। ये एक बहुत ही फ्लेक्सिबल, एक लचीली व्यवस्था थी, जो बाद में होने वाले बदलावों से एकदम उलट थी। तो ये तो थी ऋग्वैदिक काल की बात। अब आते हैं उत्तर वैदिक काल पर। समय है 1000 से 600 ईसा पूर्व का। और यहीं से पूरी कहानी, पूरा समाज, सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। ये एक बहुत बड़े और हमेशा के लिए रहने वाले बदलाव का दौर था। अब वो जो चीज़ों की अदला बदली वाला सिस्टम था ना, वो खत्म हो गया। उसकी जगह एक प्रॉपर टैक्स सिस्टम आ गया। अब लोगों को अपनी कमाई का या अपनी फसल का 16वां हिस्सा राजा को टैक्स के तौर पर देना पड़ता था। इसे भाग कहते थे। और अब आता है इस युग का शायद सबसे सबसे बड़ा और जिसका असर आज तक है, वो बदलाव। याद है वो कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था? वो अब खत्म हो गई। उसकी जगह ले ली एक बहुत ही कठोर जन पर आधारित जाति व्यवस्था ने। मतलब अब किसी इंसान की समाज में जगह उसके काम से नहीं, बल्कि इस बात से तय होने लगी कि वो किस परिवार में पैदा हुआ है। इकोनॉमी भी अब पहले जैसी सीधी साधी नहीं रही, वो भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गई। अब सिर्फ अदला बदली से काम नहीं चलता था, बाकायदा टैक्स और करेंसी का इस्तेमाल होने लगा। निष्क और शतमान जैसे सोने चांदी के गहनों को एक तरह से सिक्के की तरह यूज किया जाने लगा था। अब जाहिर सी बात है, जब टैक्स आएगा, पैसा आएगा, तो राजा की ताकत भी बढ़ेगी। तो हुआ भी यही। अब राजा सिर्फ एक छोटा मोटा कबीले का सरदार नहीं रहा, वो बहुत अमीर, बहुत पावरफुल हो गया था और बड़े बड़े आलीशान महलों में रहने लगा था। पर बदलाव सिर्फ यहीं नहीं रुके, और भी बहुत कुछ बदला। जैसे लोहे के औजार आ गए, जिससे खेती में तो जैसे क्रांति ही आ गई। वो जो छोटे छोटे जन या कबीले थे, वो अब बड़े बड़े राज्यों में तब्दील हो गए, जिन्हें जनपद कहा जाने लगा। लेकिन हर बदलाव अच्छा नहीं था। इसी दौर में समाज में औरतों का दर्जा भी गिरने लगा था, और पूजा पाठ भी अब पहले जैसा सरल नहीं रहा। उसकी जगह ले ली बड़े बड़े मुश्किल यज्ञों और कर्मकांडों ने। तो इतने सारे बदलावों को देखकर मन में सवाल तो उठता ही है कि आखिर ये लोग थे कौन? ये आर्य जिन्होंने इस पूरी सभ्यता की शुरुआत की, ये आए कहां से थे? और सच बताऊं तो ये सवाल प्राचीन इतिहास के सबसे बड़े और सबसे विवादित सवालों में से एक है। इस पर आज तक इतिहासकारों में एक राय नहीं बन पाई है। आर्य कौन थे, कहां से आए थे, ये आज भी एक बहुत बड़ी पहेली है। मोटे तौर पे देखें तो 3 बड़ी थ्योरीज सामने आती हैं। सबसे पॉपुलर थियरी ये है कि आर्य सेंट्रल एशिया से माइग्रेट करके भारत आए थे। दूसरी थ्योरी, जिसे इंडिजिनियस आर्यन थियरी कहते हैं, उसका मानना है कि आर्य कहीं बाहर से नहीं आए, वो भारत के ही मूल निवासी थे। और एक तीसरी थ्योरी भी है, जो बाल गंगाधर तिलक ने दी थी। उनका कहना था कि आर्य असल में
आर्कटिक रीजन से आए थे। खैर, वो आए कहीं से भी हों, ये बहस तो चलती रहेगी। लेकिन एक बात पक्की है, वैदिक काल ने जो विरासत छोड़ी है वो इतनी गहरी है कि आज भी हमारी जिंदगी पर उसका असर साफ दिखता है। सोचिए, इसी दौर में दुनिया के कुछ सबसे पुराने और सबसे अहम ग्रंथ लिखे गए। ऋग्वेद तो था ही, उसके बाद बाकी के 3 वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और तो और रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य भी हमें इसी दौर से मिले। तो समझने वाली बात यह है कि आज हम भारत में जो भी बहुत सारी सामाजिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक चीजें देखते हैं ना, उनकी जड़ें कहीं ना कहीं इसी वैदिक काल में हैं। चाहे वो जाति व्यवस्था की शुरुआत हो, गाय को पवित्र मानने की सोच हो, या फिर बड़े बड़े साम्राज्यों का आइडिया हो, इन सब की नींव वहीं रखी गई थी। और शायद यही तो इतिहास की सबसे खूबसूरत बात है ना, कि वो हमें एक शानदार विरासत तो देता ही है, पर साथ में कुछ ऐसे दिलचस्प सवाल भी छोड़ जाता है जिनका जवाब हम आज तक ढूंढ रहे हैं। तो सवाल वही है, क्या आर्य भारत के ही थे या फिर कहीं और से आए थे? और इस सवाल का जवाब खोजने का सफर आज भी जारी है।